नमस्कार दोस्तों। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो समझ के चलेंगे कि रीबैलेंसिंग क्यों जरूरी है और रीबैलेंसिंग से हमारे पोर्टफोलियोज पे किस तरीके का फर्क पड़ता है। रीबैलेंसिंग की हमें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कभी आप रीबैलेंस करके चलोगे तो आपको कॉस्ट तो पूरी करनी पड़ती है। और रीबैलेंसिंग हमारे लिए क्यों ज़्यादा जरूरी होती है, फिर रिव्यू का रीबैलेंसिंग से क्या फ़र्क है और इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, और किस तरीके से हम आपकी मदद करते हैं कि आप गुल्लक ऑफ स्टॉक्स क्रिएट कर सको, मतलब स्टॉक्स की एक गुल्लक आप बना सको गुल्लक डॉट गौरव सर डॉट इन पर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आप स्टॉक क्यों खरीदते हो। देखो, स्टॉक खरीदने के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप ये मान के चलते हो कि ये चीज़ इस प्राइस पर मैंने इसको आज खरीदा, आने वाले वक्त में इसका प्राइस इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इसका प्राइस इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तब मैं इसको बेच दूंगा। मतलब आप बेसिकली अगर किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो एंड गोल आपका उसको बेचने का होता है, और आप उसे महंगा बेचना चाहते हो जिससे कि आपको उसमें मुनाफा हो। तो जिसकी वजह से आप क्या करते हो, मार्केट के अंदर आप समय समय पर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो ऑब्जर्व करना क्या कहलाएगा, रिव्यू करना कहलाएगा, क्योंकि स्टॉक को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आज क्या है इसका वो प्राइस आ गया कि मुझे इसको बेच देना चाहिए। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या निकल कर आती हैं, यार 100 रुपये की चीज़ को आपने खरीदा और 120 की हो गई है, तो निकलने का मतलब बनता है क्योंकि 20% का गेन हमारा उसके अंदर बन जाता है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो जितने भी स्टॉक्स हमने खरीदे हो सभी के अंदर 20% का गेन आ गया हो। तो एक स्टॉक जिसके अंदर 20% का, 25% का, 30% का गेन अगर आ गया है, तो उस स्टॉक के अंदर उतने गेन को बुक करना एक अकलमंदी की बात है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के अगर आप स्टॉक की रीबैलेंसिंग कर दोगे, मतलब पूरे पूरे स्टॉक्स को अगर आप छेड़ दोगे, तो क्या होगा कि सारे स्टॉक्स के अंदर कुछ खरीदारी है, कुछ बिकवाली होगी, तो आपके इतने ऑर्डर्स लगेंगे। और जब आपके ऑर्डर्स लगेंगे तब आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्जेस, जो भी आपके पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेस होते हैं या फिर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेस होते हैं, ये जो टैक्सेशन कैलकुलेशंस होती हैं तो उनके अंदर आपको जाकर पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जो चार्जेस होती हैं, जो बेचने पर आपको लगता है, आपको वो भी पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा ब्रोकरेज के चार्जेस भी होते हैं, और इसके अलावा आपको पता है कि ब्रोकर के बहुत सारे चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो किसी भी क्लाइंट को क्या रीबैलेंसिंग की तरफ जाना चाहिए, तो देखो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये डिसीजन आपका है, लेकिन मैं आपको रिबैलेंसिंग के फायदे नुकसान सारे समझा रहा हूँ। अब अगली चीज निकल के आती है कि कोई स्टॉक अगर 100 की जगह 80 रुपए का हो गया तो क्या उसको खरीद लेना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग के अंदर बात आती है कि उसको खरीद लेना चाहिए। जैसे कि अब हमारा जो करंट भाव है वो 100 और 80 के बीच का, मतलब 90 रुपए का भाव हमारा बन जाएगा। और वापस से मार्केट अगर 100 पर आ गया तो दोनों स्टॉक्स के अंदर हम किसी ना किसी मुनाफे में बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एवरेज प्राइस 90 से तो ऊपर हो चुका है। तो 10 रुपए के मुनाफा या 10% के मुनाफे में हम उस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। तो गिरते समय पर स्टॉक के अंदर हम लोग एवरेजिंग करके चलते हैं, ये भी हमारे दिमाग में रहता है। पर क्या सारे स्टॉक हर समय अवेलेबल रहते हैं? तो क्या सारे स्टॉक्स की जो गुल्लक हम लोग बनाना चाहते हैं, क्या उसमें हम सारे स्टॉक को हर समय इकट्ठा करना चाहते हैं? तो यहाँ पर चीज़ निकल कर आती है रिव्यू की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिव्यू आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो देखो रिव्यू में क्या होता है कि एक रिसर्च एनालिस्ट जब कभी भी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है, तब वो उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको ये बताकर चलता है कि ये जो स्टॉक आपके पास में है, इस स्टॉक को इस पर्टिकुलर जगह पर बाई किया जाना चाहिए, मतलब बाई की रिकमेंडेशन है, या इस स्टॉक के अंदर अभी बने रहना चाहिए या रुक जाना चाहिए खरीदने के लिए, मतलब आपकी रिकमेंडेशन होल्ड की है, या आप इस स्टॉक को इस पर्टिकुलर प्राइस पर पार्शली या फुल्ली सेल करना चाहते हो, मतलब आपकी जो रिकमेंडेशन है वो सेल की है। तो एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर आपको जो रिसर्च रिपोर्ट में मिलता है, आपको बाइंग की, आपको सेल की और आपको होल्ड की रिकमेंडेशन होती है। क्या हमारे को एक क्लिक बाय एक क्लिक सेल पे जाना चाहिए? तो देखो, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ भी कर सकते हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रिसर्च रिपोर्ट का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे किसी तरीके की कोई ट्रांजेक्शन कराना नहीं होता। तो रिसर्च रिपोर्ट आपको स्टॉक्स के बारे में समझाती है और रीबैलेंसिंग ये बताकर चलती है कि इस समय पर पोर्टफोलियो के अंदर किस तरीके का चेंजेस किए हैं किसी रिसर्च एनालिस्ट ने या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने, या किसी ने भी, जो भी आपके पास में कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने या किसी बड़े रिटेल क्लाइंट ने या किसी ने भी, कि वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता है, जिसके अंदर वो किसी एक की वेटेज को इंक्रीज करना चाहता है या किसी चीज़ को डिक्रीज करना चाहता है। तो ये होता है हमारे पास में रीबैलेंसिंग का इफेक्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या होती है, फर्स्ट नंबर पर होती है रिपोर्ट, सेकंड नंबर पे क्या है, उस रिपोर्ट के साथ साथ स्टॉक को बार बार रिव्यू करना, और थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है वो होती है रीबैलेंसिंग, मतलब जिसके अंदर आप पूरी की पूरी प्रोपोर्शंस को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव रहा है हमारा गुल्लक ऑफ स्टॉक्स को क्रिएट करने का और गुल्लक डॉट गौरव सर डॉट इन पर आपके जुड़े रहने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब आपके इसमें किसी तरीके के अगर फिर भी कोई डाउट्स बचते हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं आपको उन डाउट्स को लेकर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
तो दोस्तों ये मेरे मतलब क्या कहते हैं कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। द सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASI in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance or returns to the investors. तो इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना जो डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।